बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि सीएम मनोहर लाल आज जो एमओयू साइन करेंगे, डीएचई हरियाणा के लिए एमओयू साइन किया जाएगा। कैम्ब्रिज रीजनल कॉलेज के साथ साइन किया जाएगा एमओयू। शाम 4 बजे सीएम आवास पर एमओयू साइन किया जाना है। तो बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां पर आज शाम 4 बजे सीएम मनोहर लाल एमओयू साइन करेंगे। नूह में हुई हिंसा के बाद अब नूह का पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा से 30 और केंद्र से 20 कुल 50 कंपनियां नूह में भेज दी गई हैं। नूह को 8 थानों में बांटा गया है। हर थाने पर एक आईपीएस अधिकारी लगाया गया है। साथ ही कहा कि तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। विज ने यह भी बताया कि अब तक 41 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और नूह से 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा रेवाड़ी और गुरुग्राम में भी कई गिरफ्तारियां की गई हैं। विज ने स्पष्ट किया है कि इतना बड़ा बवाल जिस भी मास्टरमाइंड ने किया है, उसकी पूरी जांच की जाएगी और उसे बेनकाब किया जाएगा। नियंत्रण में है। हमने 30 कंपनियां हरियाणा की और 20 कंपनियां जो हमें केंद्र से मिली हैं वो हमने वहां पर डाल दी हैं और सारा जो नूह क्षेत्र है उसको 8 थानों में बांटा गया है। हर थाने के ऊपर एक एक आईपीएस अधिकारी लगाया गया है और हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। जैसे जैसे तथ्य एकत्रित हो रहे हैं उनके ऊपर हमने सोशल मीडिया की भी हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं कि ट्विटर पर या फेसबुक पर क्या क्या पोस्टें डाली गई और वो कितनी कितनी इस काम के लिए दोषी थी। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो भी हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। तो मंत्री मूलचंद शर्मा का यह बयान, जहां पर उन्होंने कहा है कि पाताल से भी पकड़कर लाना पड़ा तो पकड़ लाएंगे, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बयान मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से सामने आया है, जिसमें उन्होंने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। साथ ही साथ ये भी कहा है, दुख जताते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पाताल से भी पकड़कर लाना पड़ा तो लाएंगे। शांति बना के रखें कि ये अपने जिस तरह से 1947 में दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर जिस तरह की लड़ाई लड़ी थी और देश की आजादी में दोनों समुदायों का बहुत बड़ा रोल रहा और जिस तरह का उपद्रव ये हुआ, इसकी कभी कल्पना में नहीं थी इस तरह के हालात शिव मंदिर पे नल्लड़ पे होंगे और कभी इसके बारे में इस तरह के कभी तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर नूह में हुई हिंसा के बाद गुरुग्राम और उससे लगते इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है, जिससे कि स्थिति सामान्य हो सके। उसके बावजूद गुरुग्राम के अलग अलग किले में शरारती तत्वों द्वारा धारा 144 का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर गुरुग्राम के अलग अलग चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गुरुग्राम पुलिस की ओर से शहरवासियों से अपील की गई है, सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचें। संबंधित सब विवाद नूह के अंदर जो घटनाक्रम हुए
कुछ ऐसे इंसिडेंट गुड़गांव के अंदर भी रिपोर्टेड हुए, लेकिन गुड़गांव पुलिस उन संबंधित सभी जगहों पर अपना अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और संबंधित जितने इलाके हैं उन पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी गई है ताकि इस संबंध में कोई भी ऐसा घटनाक्रम दोबारा से ना हो। गुड़गांव पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है और अगर किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो वो 112 हेल्पलाइन नंबर गुड़गांव पुलिस कंट्रोल को सूचित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से गुड़गांव पुलिस आपसे अपील करती है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर यकीन ना करें। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में हिंदू संगठनों ने एकजुटता दिखाते हुए बाजारों में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में हिंदू संगठन ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। वहीं हिंदू संगठन एक समुदाय द्वारा की गई हिंसा से काफी ज्यादा नाराज नजर आए। इसी मामले को लेकर हिंदू संगठन अंबाला कैंट के सदर बाजार चौक पर शाम को इकट्ठा हुए और यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने राय मार्केट वैष्णो देवी माता मंदिर तक रोष मार्च निकाला। ये प्रदर्शन जैसे सबको पता ही है कि कल जो हमारे कुछ कार्यकर्ता बंधु यहाँ से एक शोभा यात्रा के रूप में वहाँ गए थे नूंह क्षेत्र में, और नन्नड़ महादेव का जो मंदिर है उसके दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष जाते हैं। लेकिन इस बार उनके ऊपर जो आक्रमण हुआ, पत्थरबाजी हुई, गोली चलाई गई, गाड़ियां जलाई गई, ये सब आपके सामने समाचार पत्रों द्वारा आपको विदित है। के मामले हम दूर तक चले जाते हैं, 3 साल हो गए होते हुए, उसके ऊपर पुलिस कुछ नहीं आती। हमारा मजाक उड़ा जाता है, हम मजाक में होते आते आ जाते हैं। ये सरकार अपनी है, लेकिन किस रूप से मैं सरकार को बता कहूं, हम लोगों ने जातियां खाई, हम लोगों ने जमानतें उठाई, 20-25 साल तक तपस्या करी, इन सरकार को आगे कर दिया। लेकिन इसलिए बिठाया था क्या? इंटेलिजेंस फेलियर है। ये इंटेलिजेंस को पता नहीं था। सोशल मीडिया का आप जैसे लोग, मेरे जैसे अनपढ़ उनको पता था भी कुछ होने वाला है, लेकिन इंटेलिजेंस मीडिया मुख्यमंत्री महोदय घोड़े बच के सोच, मुझे ऐसा लग रहा है। ये पता क्या चीज है, क्यों होगा? क्योंकि हिंदू जागरूक ही नहीं है। आज हम यहाँ दो दारे लगाएंगे, ये अपने घर वो अपने घर, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप यहीं से अर्थ निकालो। अम्बाड़ा के अंदर, आप भाई अम्बाड़ा से, सारे अम्बाड़ा से हैं, आप खुद देखो भाई साहब, यहाँ पे अम्बाड़ा के अंदर एक भी गुरुकुल नहीं है। पहले गुरुकुल होते थे, क्या होता था? शिक्षा देते थे धर्म कर्म की। आने वाले माँ बाप शिक्षा ही नहीं हो रही भैया जी। सोचते हैं बंदे कहाँ डालेंगे जी? इसमें डालेंगे, क्या कहते हैं, ईसाइयों का स्कूल है, मैं नाम भूल जाऊँ बार बार। इसमें तो बच्चे आगे बच्चों के अलावा उतर रहे हैं जी, बिंदी लगाने दे रहे बच्चों को। क्या सोचोगे आप भैया जी? जो कल नूंह बात के अंदर जो हुआ है, द्रव्यों ने जो ये सब कुछ किया है वो अच्छी बात नहीं है धर्म के लिए, और उन्होंने जो गोलीकांड भी किया, अग्निकांड भी किया है वहाँ पे, उसके लिए हम बहुत ही निंदनीय है और ये असहनीय कार्य किया उन्होंने, ये जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने हिरासत में लिया है बल्लभगढ़ में उपद्रव कर रहे लोगों को। 8 से 10 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने हिरासत में 8 से 10 लोगों को लिया है। बल्लभगढ़ में उपद्रव करने की कोशिश कर रहे थे आरोपी। 8 से 10 लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है। बताते चले कि पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर 15 से 23 साल की उम्र के बीच के 8 से 10 युवकों को हिरासत में लिया गया है। ये सभी उपद्रव करने की फिराक में थे और जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इन सभी को हिरासत में ले लिया गया है। बहादुरगढ़ में व्यायामशाला में कसरत कर रहे एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या करने का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देते ही हमलावर मौके से फरार हो गए।
वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सोदा गांव में सुबह 7 बजे जो सरकारी स्कूल है वहां पे फायरिंग हुई है और एक श्री किशन नाम का व्यक्ति है जिसकी भी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। यहाँ पे हमारी क्राइम टीम, एफएसएल टीम, एसएचओ और वो सब ने यहाँ पे पहुंच के देखा तो जो है श्री किशन की जो है डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी और मौके पे ही वो डेड हो गया था। कुल करीब 10 के आसपास टोटल राउंड फायर हुए। जो क्षतिपूर्ति पोर्टल जो हुआ था आपको पता पिछली फसल में, उसमें सिर्फ ये सुविधा थी कि कोई किसान उसकी फसल का नुकसान हो जाए तो वो उस पर क्लेम भरता था। और पिछली फसल का सारा क्लेम ऐसे इस वर्ष भी हुआ, सैकड़ों करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री जी ने चाहा था बाढ़ आने के बाद कि आप इसमें दूसरी तरह की जो सरकार की सुविधाएं हैं, जैसे घर गिर जाए या पशुओं की मौत हो जाए या कुछ व्यावसायिक नुकसान हो जाए, उन सबको भी इसी पोर्टल के लोग क्लेम करें, लोगों को दर न बैठना पड़े। तो वो कर दिया गया है और ई क्षतिपूर्ति पोर्टल का एक नया स्वरूप बन गया है, जिसके लिए मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो उसको आज यहाँ धन्यवाद सर। सर, इस पोर्टल के बारे में आप अगर से बताना चाहेंगे अपने ही चीजों में तो वो ठीक है, तो मैं मित्रों, वैसे तो प्रेजेंटेशन में काफी कुछ होगा ही, लेकिन थोड़ा जिससे भूमिका में कुलर जी ने बताया है कि अभी तक ये क्षतिपूर्ति केवल किसानों के लिए बनाया गया था कि उनका जो किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के कारण से जो नुकसान होता है, फसल का नुकसान उसमें रजिस्टर करते थे। बाद में ध्यान में आया कि आखिर फसल के अलावा भी नगरों में कुछ व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, कोई उनके औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, कोई मकानों में भी इस प्रकार का नुकसान होता है। तो ऐसे सब लॉस भी मूवेबल, इमूवेबल, सब प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस भी इसमें अगर एंटर होगा तो उसका फिर असेसमेंट के भी तौर तरीके हैं। कुछ हमने जो ये होती है इंश्योरेंस की सर्विस, उनके माध्यम से कराएंगे और कुछ असेसमेंट डीसी की कमेटीज जो हैं वो करेंगी। तो दोनों असेसमेंट के आधार के ऊपर उनको मुआवजे की कुछ राशि, उसका एक परसेंटेज वो हम कुछ तो डिक्लेयर पहले से है, कुछ आज डिक्लेयर करेंगे, उसमें से वो राहत उनको दी जाएगी। और अब बाद में आज ही जो एक विचार हमारा बना है कि जो नू में जो लॉस हुआ है, नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी का भी वहां जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते तो अलग घोषणा करेंगे, लेकिन उनका जो माली नुकसान है, गाड़ियां ठोकी हैं, कुछ और एसेट्स जो दुकानें हैं, तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा, ताकि जो नुकसान जिसका होता है वो क्लेम करता है तो फिर कोई चीज बचती नहीं है। अन्यथा बहुत लोग बाद में शिकायत करते हैं कि फला का तो जो है असेसमेंट हो गया, मेरा रह गया। इसलिए हमने ओपनली सबको कहा कि आपका जो लॉस हुआ आप अपना दर्ज करें और बाद में फिर उसकी असेसमेंट का काम डिप्टी कमिश्नर और जो बाकी एजेंसीज है उसके माध्यम से कराया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम इसका असेसमेंट करके लोगों को राहत पहुंचा सकें। इसलिए ये पोर्टल जो है इसका एक्सटेंशन किया गया है। पोर्टल तो पहले से बना ही हुआ क्षतिपूर्ति, लेकिन उसको एक्सटेंडेड वे में उसका जो ऑपरेशनल जो उसका दायरा है वो बढ़ाया है। तो ये इसके बाद मैं समझता हूं कि एक बार प्रेजेंटेशन देखेंगे तो कोई प्रश्न होगा तो उसको बढ़ा के अपने एरिया को
ठीक है जी, ये प्रेजेंटेशन को क्लोज कर देते हैं। और मित्रों, जैसा ये क्षतिपूर्ति का विषय है, पहला जैसे मैंने बताया किसानों वाले से हम शुरू करते हैं। तो जो हमने पोर्टल जिस दिन शुरू किया था उस दिन, क्योंकि उस दिन से वो भरने लग गए थे, तो 1 महीने का समय उस समय दिया गया था। तो वो 18 अगस्त तक अपनी जो भी क्लेम है किसान की, जो फसल खराब हुई बाढ़ के कारण से, वो उसमें भर पाएंगे और उसके बाद तो उसका असेसमेंट करके उनको पैसा दिया जाएगा। और जो बाकी सब है, वैसे तो 3 दिन से 4 दिन से इसकी जानकारी हमने लोगों को दे दी थी, तो बहुत से क्लेम इसमें बिना लॉन्च किए भी भरे जा चुके हैं, लेकिन आज इसको विधिवत लॉन्च कर रहे हैं। और इसमें कोई समय में रखना है कोई, तो जो वो वाला है सर फसल वाला, वो हमने 18 अगस्त के लिए बोला, तो वही समय रहने देते हैं। हाँ ठीक है, तो 18 में भी आज अभी समय पर्याप्त है। और मैं समझता हूं कि जो इस समय तक घटनाक्रम है उसके लॉस की जानकारी सबको अपनी है ही, और वो इसमें 18 अगस्त की चीजें करते हैं, ताकि आज 2 तारीख है तो 16 दिन का समय और मिल जाएगा। फिर इसके बाद उनका सबका आकलन करके उनको दे दिया जाएगा। इसके बाद जो हमने इसकी हर्जाने की राशि तय की है, उसकी एक परसेंटेज जो हमने आपके माध्यम से लोगों को जो बतानी है, उसमें 2 प्रकार का है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी मकान यानी बिल्डिंग को छोड़ करके बाकी लगभग सारी इमूवेबल रहती है, मूवेबल रहती है। मकान है वो इमूवेबल है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का जहां तक विषय है, उसमें यदि 5 लाख रुपए तक किसी का लॉस है, असेस्ड लॉस, उसका 80% अर्थात 4 लाख रुपया तक उनको दिया जाएगा। जितना लॉस है उसका 80%। 5 से 10 लाख तक 70%, 10 लाख से 20 लाख तक 60%, 20 लाख से 50 लाख तक 40%, जो एडिशनल है उसका ये जाता जाएगा। और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक 30%, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक 20%, और ये सब मान लो 1.5 करोड़ तक भी हो जाता है, इससे ऊपर भी होता है। तो अपर कैप लगाइए कि टोटल 50 लाख तक और ये कंपनसेशन जो है इस लॉस का मिलेगा। इससे ऊपर मैं मान कर चलता हूं जो इससे बड़े जो भी लोग होते हैं सामान्यतया सब लोग अपना इंश्योरेंस कराते हैं। ये तो उस इवेंचुअलिटी में है जिसने इंश्योरेंस ही नहीं कराया है, ताकि ऐसे समय पर उनको भी एक मरहम जो है वो लग सके। तो यानी 1 रुपए से लेकर 50 लाख तक का लॉस इस परसेंटेज के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ तक के नुकसान के लोगों को ये लाभ उस हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। 1.5 करोड़ से ऊपर का है तो 50 लाख की फिक्स राशि है। ये तो है मूवेबल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर कोई व्हीकल है, उसका स्टॉक है, उसकी मशीनरी है, प्लांट है, तो ये सारे इस प्रकार के विषय हैं इसमें कवर होंगे। और जो बिल्डिंग्स हैं अर्थात जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें पहले से हमारी योजना चल रही है और उसी के अंतर्गत अगर 1 लाख तक का है तो वो कंप्लीट 100% देंगे, 1 से 2 लाख 75%, 2 से 3 लाख 60%, 3 से 5 लाख 50%, 5 से 7 लाख 40% और 7 से 25 लाख तक 30%। और इसको भी कैप किया है 25 लाख पर कि मैक्सिमम किसी बिल्डिंग का अगर कोई लॉस होता है, मानो उसमें क्रैक आया है, उसमें कोई फर्श टूट गया, उसमें दीवार गिर गई, उसमें टोटल भी गिर गई, तो भी मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का उसका लॉस ये हमने इसमें कवर किया है। हाँ, ये अर्बन एरियाज के किसी, ये जो सारा है ये अर्बन एरियाज का है। जो ग्रामीण क्षेत्र का है वो हमारा जो डिजास्टर फंड है उसकी स्कीम वो अलग से है, उसकी स्कीम है तो बताएंगे जी है। हाँ, वो स्कीम है वो भी आपको बता दें। उसमें जैसे पशुवाद या घर की कच्चा के पक्का वो प्रोसीडिंग से एक्शन में हो, उसका शायद 1,20,000 रुपया मकान का हाउस खुला है। लेकिन उसमें भी जो है मुझे लगता है थोड़ा राशि कम है और हम उसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करके आपको बताएंगे। ग्रामीण क्षेत्र वाला जो है उसकी राशि आपको बताएंगे जो पहले से तय है। लेकिन वो मैंने एक बार देखा है उसमें कुछ मुझे कम लगे। आप बताना चाहते हैं जो घर का है फुल्ली डैमेज हाउस 1,20,000 पर हाउस
पार्शियली डैमेज हाउस है जहां पे कम से कम 15% नुकसान हुआ है, तो 10,000 रुपये प्रति घर पक्के के लिए, और झोंपड़ी के केस में 8,000 रुपये प्रति हट प्रति झोंपड़ी, और कैटल शेड 3,000 प्रति शेड। इसका विचार करेंगे दोबारा से, इसकी घोषणा हम करेंगे। हाँ, ये कई साल पुराना है, उस पर 18 का शायद कब का है? ये बाढ़ आने से पहले जो हमारा इस साल का रिविजन भारत सरकार ने किया था वो। लेकिन एक बात यह है कि जो भारत सरकार के कॉम्पनसेशन नॉर्म्स होते हैं, अगर आप फसलों में लेंगे तो उससे कहीं ज्यादा हम देते हैं अपने खर्चे से। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इसके भी ऊपर स्टेट बजट से दिया नहीं, सर ने स्पष्ट किया कि इंश्योरेंस के उससे बात, जिसका इंश्योरेंस किन्हीं कारणों से नहीं कराया गया। इसी प्रकार जैसे अब थोड़ा कंपनसेशन के विषय है, एक दो जो पहले विचार आया था, लेकिन वो घोषणा नहीं कर पाया था मैं। जो कावड़िए जो हैं, जिनका भी शिवरात्रि शायद 18 या 20 तारीख को थी जुलाई में जी, उससे पहले कुछ कावड़ियाज की डेथ हुई है एक्सीडेंट में, जो भी कुछ कारण रहे। पिछले बार भी हमने दिया था उसी पैटर्न पर, जैसे पिछले साल किया था उसी हिसाब से 2 लाख रुपया प्रति कावड़ी जो उसकी डेथ हुई, जो हरियाणा का रहने वाला है, ऐसे व्यक्तियों को 2 लाख, 24 लोगों की अभी तक हमारे पास जानकारी है, 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति प्रति कावड़िया वो